जय हिंद। पॉलिटी की आज की क्लास में हम बात करेंगे फेडरल सिस्टम के बारे में। सबसे पहले तो बेसिक इंट्रोडक्शन देखेंगे कि फेडरलिज्म क्या है, दुनिया भर में और हमारे देश में क्या सिनेरियो है इस कॉन्टेक्स्ट में। दूसरा, पॉलिटिकल साइंटिस्ट ने दुनिया भर की गवर्नमेंट्स को दो टाइप में डिवाइड किया हुआ है। एक होती है फेडरल गवर्नमेंट और दूसरी होती है यूनिटरी गवर्नमेंट। ये दोनों क्या हैं, इनके फीचर्स क्या हैं और इनमें क्या डिफरेंसेस हैं, उन पर बात करेंगे। और तीसरा, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बेहद यूनिक है। फेडरल सिस्टम के कॉन्टेक्स्ट में भी हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बहुत यूनिक है। कॉन्स्टिट्यूशन को जब हम पढ़ते हैं, समझते हैं, तो हमें समझ में आता है कि इंडिया इज़ अ फेडरल कंट्री, लेकिन बहुत सारे ऐसे फीचर्स देखने को मिलते हैं जो कि यूनिटरी हैं। तो आज हम अपने कॉन्स्टिट्यूशन के फेडरल फीचर्स के बारे में बात करेंगे। देखो, शुरू करते हैं। सबसे पहले तो व्हाट इज़ फेडरलिज्म? फेडरलिज्म क्या है? Federalism is a form of government in which powers have been distributed between the central and its regional constituents like provincial and local. Federalism basically एक ऐसी गवर्नमेंट है जिसमें पावर को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, पावर को शेयर किया जाता है बिटवीन द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड इट्स रीजनल कॉन्स्टिट्यूएंट्स। सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट्स, और हमारे यहाँ पे तो थर्ड टियर भी है, पंचायती राज। जिस भी कंट्री में सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट्स के बीच में पावर को शेयर किया जाता है उसे बोलते हैं फेडरल। और ये जो पावर शेयर की गई, डिस्ट्रीब्यूट की गई, अपने अपने रिस्पेक्टिव फील्ड्स में सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट्स को ऑटोनॉमी होती है। फॉर एग्जांपल, हमारे यहाँ पे 7th शेड्यूल में लिस्ट प्रोवाइडेड है, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट। बताया हुआ है कि कौन सी गवर्नमेंट किस सब्जेक्ट पे लेजिस्लेट कर सकती है। उन सब्जेक्ट्स पे यूनियन गवर्नमेंट को अपने सब्जेक्ट्स पे और स्टेट गवर्नमेंट्स को अपने सब्जेक्ट्स पे फुल ऑटोनॉमी है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एवरी गवर्नमेंट इज ऑटोनॉमस इन इट्स ओन स्फीयर। अच्छा, सेंट्रल गवर्नमेंट्स को दुनिया भर में अलग अलग नामों से बुलाया जाता है। जैसे कहीं इसको बुलाएंगे नेशनल गवर्नमेंट, कहीं इसको बुलाएंगे फेडरल गवर्नमेंट और कहीं इसको बुलाएंगे यूनियन गवर्नमेंट, और सेंट्रल गवर्नमेंट तो बुलाते ही हैं। और रीजनल कॉन्स्टिट्यूएंट्स की बात करें तो स्टेट में गवर्नमेंट्स होती हैं तो उनको बुलाएंगे स्टेट गवर्नमेंट्स, या फिर कहीं कहीं बुलाएंगे प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स। अच्छा, एक टर्म होता है फेडरेशन, और फेडरेशन जो है वो एक लैटिन वर्ड से बना है। लैटिन वर्ड फोडस, और फोडस का लिटरल मीनिंग होता है ट्रीटी या फिर एग्रीमेंट। फेडरेशन एक लैटिन वर्ड से बना है फोडस से, और फोडस का लिटरल मीनिंग क्या है? ट्रीटी या फिर एग्रीमेंट। तो फेडरेशन का मतलब क्या है? फेडरेशन इज अ न्यू स्टेट और पॉलिटिकल सिस्टम फॉर्म्ड थ्रू अ ट्रीटी और एग्रीमेंट बिटवीन वेरियस यूनिट्स। वेरियस यूनिट्स के बीच में जब कोई ट्रीटी होती है, एग्रीमेंट होता है, और उसकी वजह से एक नया स्टेट या कोई पॉलिटिकल सिस्टम फॉर्म होता है, तो उसे बोलते हैं फेडरेशन। फेडरेशन इज अ न्यू स्टेट और पॉलिटिकल सिस्टम फॉर्म्ड थ्रू अ ट्रीटी और एग्रीमेंट बिटवीन वेरियस यूनिट्स। अच्छा, दुनिया भर में फेडरेशन के जितने भी यूनिट्स हैं उनको अलग अलग नामों से जाना जाता है। जैसे यूएस में इनको बुलाएंगे स्टेट्स, स्विट्जरलैंड में इनको बुलाएंगे कैंटोन्स, कनाडा में इनको बुलाएंगे प्रोविंसेस, और रशिया में इनको बुलाएंगे रिपब्लिक्स। और ये बात हुई फेडरलिज्म की। फेडरलिज्म बेसिकली जहां पावर डिस्ट्रीब्यूट की जाए सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट्स के बीच में। इसके बाद पॉलिटिकल साइंटिस्ट ने दुनिया भर की गवर्नमेंट्स को दो टाइप्स में डिवाइड किया हुआ है। एक होती है फेडरल गवर्नमेंट और एक होती है यूनिटरी गवर्नमेंट। दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है? देखो, फेडरल गवर्नमेंट तो पावर के डिवीजन के कॉन्सेप्ट पे काम करती है, और पावर अगर डिवाइड करनी है तो कम से कम 2 लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट तो होनी चाहिए। तो फेडरल गवर्नमेंट में ड्यूल गवर्नमेंट होती है, एक नेशनल गवर्नमेंट और फिर रीजनल गवर्नमेंट्स, स्टेट की गवर्नमेंट्स। और यूनिटरी गवर्नमेंट में सिंगल गवर्नमेंट होती है, सिर्फ नेशनल गवर्नमेंट होती है। रीजनल गवर्नमेंट्स होती ही नहीं है, और अगर होती हैं तो इनके पास में कोई पावर नहीं होती है। रीजनल गवर्नमेंट्स नेशनल गवर्नमेंट के रहमो करम पे पल रही होती हैं।
फेडरल गवर्नमेंट में ड्यूल गवर्नमेंट होती है, यूनिटरी में सिंगल गवर्नमेंट। फेडरल गवर्नमेंट में रिटन कॉन्स्टिट्यूशन होता है, लिखा हुआ कॉन्स्टिट्यूशन होता है। यूनिटरी गवर्नमेंट्स में कॉन्स्टिट्यूशन रिटन भी हो सकता है जैसे फ्रांस में, और अनरिटन भी हो सकता है जैसे ब्रिटेन में। और रिटन कॉन्स्टिट्यूशन और अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन में क्या डिफरेंस है, इस पे अपन ने बहुत ढंग से बात की हुई है। अगर याद है तो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। रिटन कॉन्स्टिट्यूशन होगा फेडरल सिस्टम में, और रिटन या अनरिटन दोनों हो सकते हैं यूनिटरी गवर्नमेंट में। फेडरल गवर्नमेंट में डिवीजन ऑफ पावर होता है, ये तो सबसे इंपॉर्टेंट फीचर है, पावर का डिवीजन। यूनिटरी गवर्नमेंट में पावर का डिवीजन नहीं होता, सारी पावर किसके पास में होती है, नेशनल गवर्नमेंट के पास में। फेडरल गवर्नमेंट में कॉन्स्टिट्यूशन इज सुप्रीम, कॉन्स्टिट्यूशन में जो लिखा हुआ है, जो कहा गया है वो माना जाएगा, वो किया जाएगा, कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम है। यूनिटरी गवर्नमेंट्स में कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम भी हो सकता है जैसे जापान में, और नहीं भी हो सकता है जैसे ब्रिटेन में। ब्रिटेन में पार्लियामेंट सुप्रीम होता है, पार्लियामेंट जो कहेगा वो किया जाता है ब्रिटेन में। फेडरल गवर्नमेंट्स में कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम है, यूनिटरी में सुप्रीम हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। फेडरल गवर्नमेंट्स में रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन होता है, और होना भी चाहिए। हम पावर को डिवाइड कर रहे हैं सेंट्रल गवर्नमेंट और रीजनल गवर्नमेंट्स के बीच में, और अगर कॉन्स्टिट्यूशन बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल है तो सेंट्रल गवर्नमेंट जब चाहेगी तब रीजनल गवर्नमेंट्स के पावर्स को छीन लेगी। तो इस फेडरल स्ट्रक्चर को, इस फेडरल सिस्टम को बचाने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन को रिजिड रखा जाता है, ताकि इजीली इस फेडरल सिस्टम को, स्ट्रक्चर को बदला ना जा सके। यूनिटरी गवर्नमेंट्स में ये जो कॉन्स्टिट्यूशन है ये रिजिड भी हो सकता है जैसे फ्रांस में, और फ्लेक्सिबल भी हो सकता है जैसे ब्रिटेन में। ब्रिटेन में तो बेहद फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन है। फेडरल गवर्नमेंट्स में जुडिशरी इंडिपेंडेंट होती है, और होनी भी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, बाई चांस अगर सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट्स में डिस्प्यूट हो जाए, तो कम से कम इंडिपेंडेंट जुडिशरी है तो ये इंश्योर किया जा सकता है कि डिसीजन जो है वो फ्री और फेयर होगा, सही डिसीजन आएगा। अगर जुडिशरी इंडिपेंडेंट नहीं है तो सेंट्रल गवर्नमेंट दबाव बना सकती है और कह सकती है कि मेरे फेवर में डिसीजन दो। तो फेडरल गवर्नमेंट में इंडिपेंडेंट जुडिशरी होती है। यूनिटरी गवर्नमेंट में हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है। फेडरल गवर्नमेंट्स में बाई कैमरल लेजिस्लेचर होता है, दो हाउसेज होते हैं, लोकसभा है अपने यहाँ पे, राज्यसभा है अपने यहाँ पे। और ये भी क्यों होते हैं, पावर को डिवाइड किया गया है, किसी एक हाउस को पूरी पावर नहीं दी गई है। यूनिटरी गवर्नमेंट्स में बाई कैमरल लेजिस्लेचर्स हो सकते हैं जैसे ब्रिटेन में, और यूनिकैमरल भी हो सकते हैं जैसे चाइना में। फेडरल गवर्नमेंट कहाँ कहाँ मिलती है, यूएस में, स्विट्जरलैंड में, ऑस्ट्रेलिया में, कनाडा में, रशिया, ब्राज़ील, अर्जेंटीना। अच्छा, यूनिटरी गवर्नमेंट्स कहाँ कहाँ मिलती है, ब्रिटेन में, फ्रांस में, जापान में, चाइना में, इटली में, नॉर्वे में, स्वीडन में। एक चीज़ ध्यान रखना, हम बोल रहे हैं कि इन कंट्रीज़ में तो यूनिटरी गवर्नमेंट है, और ये जो इधर वाली कंट्रीज़ हैं इनमें फेडरल गवर्नमेंट है। इसका मतलब ये नहीं है कि जहाँ यूनिटरी गवर्नमेंट है वहाँ एकदम यूनिफॉर्म सिस्टम है सभी कंट्रीज़ में, या जहाँ फेडरल गवर्नमेंट है तो वहाँ फेडरल वाला यूनिफॉर्म सिस्टम है सभी कंट्रीज़ में। ऐसा नहीं होता। कंट्रीज़ के हिसाब से, जो उनकी सिचुएशन है उसके हिसाब से वेरी कर सकता है सिस्टम। जैसे ब्रिटेन में पार्लियामेंट है और हेड ऑफ द स्टेट मोनार्क होता है, लेकिन चाइना में ऐसा कुछ नहीं होता, लेकिन दोनों यूनिटरी गवर्नमेंट्स हैं। ये बात हुई फेडरल गवर्नमेंट और यूनिटरी गवर्नमेंट्स के बारे में। अब दुनिया भर में जितने भी फेडरेशंस हैं वो दो तरीके से फॉर्म होते हैं। फेडरेशंस आर फॉर्म्ड इन टू वेज। पहला बाय वे ऑफ इंटीग्रेशन, दूसरा बाय वे ऑफ डिसइंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन के थ्रू जो फेडरेशंस फॉर्म हुए उनको कमिंग टुगेदर फेडरेशन भी बुलाया जाता है, और डिसइंटीग्रेशन के थ्रू जो फेडरेशंस फॉर्म हुए उनको होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन बुलाया जाता है। और ये बताया हुआ है क्लास 10th की एनसीईआरटी में। इसलिए कहा जाता है कि एनसीईआरटीज़ को ढंग से पढ़ो। अब कमिंग टुगेदर फेडरेशन में क्या होता है, बेसिकली कुछ इंडिपेंडेंट स्टेट्स जिनकी ना मिलिट्री पावर बहुत ज़्यादा है ना इकोनॉमिकली बहुत स्ट्रॉन्ग है, और उनको ऐसा लगता है कि वो अगर साथ आके एक नेशन बनाएं तो उनकी मिलिट्री पावर भी बढ़ेगी, इकोनॉमिकली भी फ़ायदा होगा और वो डेवलप करेंगे। जब ऐसे छोटे छोटे इंडिपेंडेंट स्टेट्स अपनी मर्जी से साथ आके एक बड़ा नेशन बनाते हैं
तो उसे बोलते हैं कमिंग टुगेदर फेडरेशन। व्हेन मिलिट्रीली वीक एंड इकोनॉमिकली बैकवर्ड स्टेट्स कनेक्ट टुगेदर टू बिकम अ बिगर एंड स्ट्रॉन्गर नेशन, इट इज नोन एज कमिंग टुगेदर फेडरेशन। होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन में क्या होता है? जब सेंट्रल गवर्नमेंट, किसी कंट्री की सेंट्रल गवर्नमेंट अपनी पावर को शेयर करने के लिए, अपनी पावर को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए तैयार हो जाती है विद द स्टेट्स, तो उसे बोलते हैं होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन। बेसिकली व्हेन ए ब्रॉड फोर्स और कंट्री agrees to split its power between the constituent states and the central government, it is known as holding together federation। अब देखो, होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन में सेंटर अपनी पावर को शेयर करने के लिए तैयार हुआ है, तो जनरली क्या होगा, सेंटर के पास में ज़्यादा पावर होगी इन कंपैरिजन टू स्टेट्स। जो पावर का बैलेंस है वो सेंटर की तरफ टिल्टेड होगा। लेकिन कमिंग टुगेदर फेडरेशन में इंडिपेंडेंट स्टेट्स एक साथ आके नेशन फॉर्म करते हैं, तो ये इंडिपेंडेंट स्टेट्स कोशिश करेंगे ना कि ज़्यादा से ज़्यादा पावर इनके पास में रहे, यूनियन गवर्नमेंट के पास में ना जाए। तो कमिंग टुगेदर फेडरेशन में स्टेट्स के पास में सेंटर से ज़्यादा पावर ना भी हो तो कम से कम बराबर तो होगी। और अगर बहुत सादा लैंग्वेज में बोला जाए तो कमिंग टुगेदर फेडरेशंस में स्टेट्स जो हैं वो रिलेटिवली पावरफुल होते हैं इन कंपैरिजन टू स्टेट्स इन द होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन। होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन में द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज़ मोर अथॉरिटी देन द स्टेट्स, और कमिंग टुगेदर फेडरेशन में द स्टेट्स हैव मोर अथॉरिटी एज कंपेयर टू होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन। अच्छा, कमिंग टुगेदर फेडरेशन या इंटीग्रेशन कहाँ मिलता है? यूएसए में, ऑस्ट्रेलिया में, स्विट्जरलैंड में। इनफैक्ट यूएसए तो दुनिया का फर्स्ट एंड ओल्डेस्ट फेडरेशन है, फर्स्ट एंड ओल्डेस्ट फेडरेशन है यूएसए। और ये कब फॉर्म हुआ? 1787 में। अमेरिकन रेवोल्यूशन हुआ था 1757 से लेकर 1783 तक, और उसके बाद अमेरिकन फेडरेशन फॉर्म हुआ। डिसइंटीग्रेशन के थ्रू या होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन कहाँ है? इंडिया में, स्पेन में, बेल्जियम में। अब बात आती है कि इंडिया जो है उसने फेडरल सिस्टम को क्यों अडॉप्ट किया, वाई वी अडॉप्टेड द फेडरल सिस्टम। तो उसके दो रीजंस हैं। एक तो हमारी कंट्री का जोग्राफिकल साइज जो है वो बहुत बड़ा है, लार्ज जोग्राफिकल साइज। होता क्या है, लंबी चौड़ी जोग्राफी है, और इस जोग्राफी पे अगर एक सेंट्रल गवर्नमेंट हो मैनेज करने के लिए तो बड़ा डिफ़िकल्ट हो जाएगा गवर्न करना। हमें तमिलनाडु भी देखना है, जम्मू कश्मीर भी देखना है, राजस्थान भी देखना है, अरुणाचल प्रदेश भी देखना है। ऐसे में सिर्फ एक सेंट्रल गवर्नमेंट दिल्ली में बैठी हुई, इसके लिए बड़ा डिफ़िकल्ट हो जाएगा एक अच्छे से गवर्न करना। और इसके लिए स्टेट गवर्नमेंट्स को फॉर्म किया गया, उनको एप्रोप्रिएट पावर दी गई ताकि गवर्नेंस जो है वो अच्छी हो, स्मूथ हो। दूसरा रीज़न है सोशियो कल्चरल डाइवर्सिटी। हमारी कंट्री हाईली डाइवर्स कंट्री है, और इस हाईली डाइवर्स कंट्री में सिर्फ एक सेंट्रल गवर्नमेंट से काम नहीं चलेगा। ज़रूरी हो जाता है कि लोकल लीडरशिप को भी मौका मिले। जो लोकल लोग उस जगह की समझ रखते हैं, उस कल्चर की समझ रखते हैं, उनको भी मौका मिले, और इसके लिए स्टेट गवर्नमेंट्स जो हैं वो बेहद इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। तो हमने इन दो रीजंस की वजह से फेडरल सिस्टम को अडॉप्ट किया। एक और मज़े की बात है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं भी फेडरेशन टर्म जो है वो मेंशन्ड नहीं है। इनफैक्ट कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 1 कहता है इंडिया, दैट इज भारत, शैल बी यूनियन ऑफ स्टेट्स। इस पर अपन ने पहले भी बात की हुई है। यूनियन टर्म यूज किया गया है, फेडरेशन टर्म यूज नहीं किया गया, जबकि इंडिया इज फेडरल इन नेचर। तो पूछा गया कि ऐसा क्यों? तो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने दो रीजंस दिए इसके। एक तो उन्होंने बोला कि इंडियन फेडरेशन इज नॉट रिजल्ट ऑफ एन एग्रीमेंट बिटवीन स्टेट्स। यूएस में ऐसा हुआ है, यूएस में स्टेट्स जो हैं
वो इकट्ठा हुई और उन्होंने मिल के नेशन बनाया यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। हमारे यहाँ पे ऐसा नहीं है। इंडियन फेडरेशन इज़ नॉट ए रिजल्ट ऑफ एग्रीमेंट बिटवीन स्टेट्स। और दूसरा रीज़न ये है कि इंडियन स्टेट्स डू नॉट हैव द राइट टू secede फ्रॉम द यूनियन या फ्रॉम द फेडरेशन। स्टेट्स के पास में कोई राइट नहीं है फेडरेशन से अलग होने का। कोई भी स्टेट कल को ये नहीं बोल सकता कि हम इंडिया से अलग हो रहे हैं, वो एंटी नेशनल एक्टिविटी हो जाएगी। वो राइट ही नहीं दिया गया स्टेट्स को। इसलिए हमारे इंडिया के लिए कहा जाता है कि इंडिया इज अ इंडिस्ट्रक्टेबल यूनियन ऑफ डिस्ट्रक्टेबल स्टेट्स। कि जो यूनियन है वो इंडिस्ट्रक्टेबल है, उसको नहीं तोड़ा जा सकता, लेकिन स्टेट्स की बाउंड्री तो बदलती रहती है, अपन ने देखा है। स्टेट्स जो है डिस्ट्रक्टेबल हैं। यूएस में उल्टा है। यूएस में क्या है? इंडिस्ट्रक्टेबल यूनियन ऑफ इंडिस्ट्रक्टेबल स्टेट्स। वहाँ यूनियन को भी नहीं तोड़ा जा सकता और स्टेट्स की बाउंड्रीज को भी वेरी नहीं किया जा सकता, चेंज नहीं किया जा सकता। और इन दो रीजंस की वजह से हमने फेडरेशन टर्म प्रेफर नहीं किया। हमने टर्म कौन सा प्रेफर किया है? यूनियन ऑफ स्टेट्स। अब बात आती है कि इंडियन फेडरेशन जो है वो बेस्ड है ऑन कैनेडियन मॉडल। एक अमेरिकन मॉडल भी चलता है, लेकिन हमारा फेडरेशन कैनेडियन मॉडल पे बेस्ड है। और कैनेडियन मॉडल और अमेरिकन मॉडल में एक जो बेसिक डिफरेंस है वो है कि कनाडा में सेंटर जो है वो बेहद स्ट्रॉन्ग है इन कंपैरिजन टू अमेरिका। और दूसरी बात ये कि इंडियन फेडरेशन और कैनेडियन फेडरेशन में बहुत सारे रिजेम्बलेंसेज हैं, सिमिलैरिटीज़ हैं। वो क्या है? पहला, फॉर्मेशन के एस्पेक्ट में इंडियन फेडरेशन फॉर्म हुआ है बाय वे ऑफ डिसइंटीग्रेशन, अभी अपन ने पढ़ा है। कैनेडियन फेडरेशन भी फॉर्म हुआ है बाय वे ऑफ डिसइंटीग्रेशन। दूसरा, प्रेफरेंस टू द टर्म यूनियन। कैनेडियन फेडरेशन में भी यूनियन टर्म को प्रेफर किया गया है और हमने भी आर्टिकल 1 में यूनियन टर्म को प्रेफर किया है। तीसरा, सेंट्रलाइजिंग टेंडेंसी। कनाडा में भी और इंडिया में भी सेंटर को ज़्यादा पावरफुल बनाया गया है इन कंपैरिजन टू स्टेट्स। सेंटर इज मोर पावरफुल देन द स्टेट्स। और ये रिजेम्बलेंसेज हैं हमारे फेडरेशन की कैनेडियन फेडरेशन से। इसके बाद बात आती है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसे कौन से फीचर्स हैं जो फेडरल हैं। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के फेडरल फीचर्स, पहला, ड्यूल पॉलिटी। यूनियन गवर्नमेंट है सेंटर में और स्टेट गवर्नमेंट्स हैं, और दोनों को ही पावर डिस्ट्रीब्यूट कर दी गई है। 7 शेड्यूल में लिस्ट दे दी गई है कि किस सब्जेक्ट पे कौन सी वाली गवर्नमेंट लेजिस्लेट करेगी। दोनों ही गवर्नमेंट्स अपने अपने स्फीयर में ऑटोनॉमस हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जो नेशनल इंपॉर्टेंस के मैटर्स हैं जैसे डिफेंस है, फॉरेन अफेयर्स है, करेंसी है, उस पर लेजिस्लेट करता है यूनियन। और जो लोकल एंड रीजनल इंपॉर्टेंस के सब्जेक्ट्स हैं जैसे पब्लिक ऑर्डर है, एग्रीकल्चर है, हेल्थ है, उन पर लेजिस्लेट करते हैं स्टेट्स। पहला फीचर ड्यूल पॉलिटी। दूसरा, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है। और हमारा सिर्फ रिटन कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है, दुनिया का सबसे लंबा लेंथीएस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है। और कॉन्स्टिट्यूशन में बता दिया गया है सेंटर को भी और स्टेट गवर्नमेंट्स को भी कि आपका स्ट्रक्चर क्या है, आपकी पावर क्या है, आपके फंक्शंस क्या है। कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है। कॉन्स्टिट्यूशन हैज स्पेसिफाइड द स्ट्रक्चर, ऑर्गेनाइजेशन, पावर्स एंड फंक्शंस ऑफ बोथ सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट्स। तीसरा फीचर है डिवीजन ऑफ पावर। सबसे इंपॉर्टेंट, पावर डिवाइडेड है। 7 शेड्यूल में लिस्ट दी हुई है, यूनियन लिस्ट है, स्टेट लिस्ट है, कॉन्करेंट लिस्ट है। यूनियन लिस्ट में 98 सब्जेक्ट्स हैं, ओरिजिनली 97 थे। इन 98 सब्जेक्ट्स पे कौन लेजिस्लेट करेगा? यूनियन गवर्नमेंट। स्टेट लिस्ट में 59 सब्जेक्ट्स हैं, ओरिजिनली कितने थे? 66। इन 59 सब्जेक्ट्स पे कौन लेजिस्लेट करेगा? स्टेट गवर्नमेंट्स। और कॉन्करेंट लिस्ट में 52 सब्जेक्ट्स हैं, ओरिजिनली कितने थे? 47। कॉन्करेंट लिस्ट पे यूनियन और स्टेट दोनों गवर्नमेंट्स लेजिस्लेट कर सकती हैं। लेकिन अगर कभी कॉन्फ्लिक्ट होगा तो किसका लॉ माना जाएगा? यूनियन का। और ये दिखाता है कि हमारे यहाँ पे कंपैरेटिवली यूनियन को जो है वो ज़्यादा पावर्स दी गई हैं, थोड़ा पावरफुल बनाया गया है। वैसे ही कोई अगर रेजिडरी सब्जेक्ट्स हैं, ऐसे सब्जेक्ट्स जो इन तीनों लिस्ट में से किसी में भी प्रोवाइडेड नहीं है, उन पे भी कानून बनाने की पावर किसकी है? सेंटर की। और ये भी क्या दिखाता है
कि जो पावर का बैलेंस है वो सेंटर की तरफ थोड़ा सा टिल्टेड है। चौथा फीचर क्या है? सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है और जो लिखा हुआ है वही मान्य है। कोई अगर कानून बनाया भी जाएगा तो वो कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से होना चाहिए। अगर कॉन्स्टिट्यूशन के विरोध में जाएगा तो जुडिशियल रिव्यू की पावर है। कॉन्स्टिट्यूशन में बता दिया गया है कि जितने भी ऑर्गन्स हैं गवर्नमेंट के, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी, इनकी पावर्स क्या हैं, इनका जुरिस्डिक्शन क्या है। कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम है हमारे यहाँ पे। लॉज इनेक्टेड बाय द सेंटर एंड द स्टेट्स मस्ट कन्फर टू द कॉन्स्टिट्यूशंस प्रोविजंस, अदरवाइज जुडिशियल रिव्यू की पावर है, चेक कर लिया जाएगा। ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशियल एट बोथ द लेवल्स, सेंट्रल और स्टेट लेवल पे, मस्ट ऑपरेट विद इन द जुरिस्डिक्शन प्रिस्क्राइब्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। पहला फेडरल फीचर ड्यूल पॉलिटी, दूसरा रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, तीसरा डिवीजन ऑफ पावर, चौथा सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, पांचवा रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन। यहाँ ब्लेंड है, जहाँ ज़रूरत है वहाँ फ्लेक्सिबल भी है, लेकिन जहाँ ज़रूरत है वहाँ रिजिड भी है। और रिजिड कहाँ पर है? जहाँ बात होती है फेडरल फीचर्स को या फेडरल प्रोविजंस को अमेंड करने की, चेंज करने की। अपन ने पढ़ा हुआ है कि जब फेडरल प्रोविजंस को अमेंड करने की बात आती है तो स्पेशल मेजॉरिटी चाहिए, और स्पेशल मेजॉरिटी के साथ साथ हाफ ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर्स का रेटिफिकेशन भी चाहिए। तो बहुत इजी नहीं है, रिजिड है कॉन्स्टिट्यूशन जहाँ फेडरल फीचर्स की बात आएगी। और ये जरूरी भी है डिवीजन ऑफ पावर को मेंटेन करने के लिए, कॉन्स्टिट्यूशन की सुप्रीमेसी को मेंटेन करने के लिए। अगर कॉन्स्टिट्यूशन बहुत ही ज़्यादा फ्लेक्सिबल हो जाए तो सेंट्रल गवर्नमेंट जब चाहेगी तब डिवीजन ऑफ पावर को चेंज कर देगी, जब चाहेगी तब कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज कर देगी। तो इसको प्रिवेंट करने के लिए जहाँ ज़रूरत है वहाँ हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बेहद रिजिड है। इंडिपेंडेंट जुडिशरी है और इस जुडिशरी के टॉप पे बैठता है सुप्रीम कोर्ट, और इस इंडिपेंडेंस को एंश्योर किया गया है टू प्रोटेक्ट सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन थ्रू जुडिशियल रिव्यू। जुडिशियल रिव्यू की पावर है जो कि चेक करता है कि अगर कोई लॉ ऐसा है जो कि कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट में जा रहा है तो उसको चेक किया जा सके, कॉन्स्टिट्यूशन को हरदम सुप्रीम रखा जाए। टू सेटल डिस्प्यूट बिटवीन सेंटर एंड स्टेट और बिटवीन स्टेट्स, कल को कोई झगड़ा हो जाए, सेंटर और स्टेट के बीच में डिस्प्यूट हो जाए, इंडिपेंडेंट जुडिशरी है तो ये तो इंश्योर हो जाएगा कि डिसीजन फ्री एंड फेयर होगा। अदरवाइज तो जुडिशरी को प्रेशर बना दिया जाए और सेंटर जो चाहे वो डिसीजन करवा ले। और लास्ट है बाईकैमरलिज्म। हमारे यहाँ पे लोकसभा है और राज्यसभा है। राज्यसभा जो है वो स्टेट्स को रिप्रेजेंट करती है और लोकसभा जो है वो लोगों को रिप्रेजेंट करती है, एडुकेट रिप्रेजेंटेशन मिलती है। और ये भी क्या है, पावर का डिवीजन ही है, दोनों हाउसेस के बीच में पावर डिवाइड कर दी गई है ताकि कोई एक हाउस जो है वो हद से ज़्यादा पावरफुल ना हो जाए। और ये बात हो गई आज फेडरल फीचर्स की। आगे की बात अपन आगे करेंगे। यहाँ तक कोई डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट। थैंक यू वेरी मच।